हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार लॉटरी का बिजनेस शुरू करने का मन बना रही है, क्योंकि हिमाचल को आय होगी, लेकिन उस पर अब लगातार कह सकते हैं कि पूरे तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में सिंगल लाइन लॉटरी शुरू नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य केरल और पंजाब की तर्ज पर लॉटरी से करीब 100 करोड़ रुपए की आय अर्जित करना है। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि लॉटरी से जुड़े तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इसकी एसओपी तैयार की गई है। इसकी फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में लॉटरी दिवाली से शुरू हो सकती है। फिलहाल हिमाचल को लॉटरी से 10 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। आने वाले वक्त में यह 150 करोड़ तक सालाना पहुंच सकता है। सिंगल डिजिट लॉटरी शुरू नहीं करने के पीछे सरकार का तर्क है कि आम आदमी को जुए की लत से बचाया जा सके। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उप मुख्यमंत्री को लॉटरी शुरू न करने को लेकर लिखे गए पत्र पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता राजनीतिक लाभ और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे पत्र लिखते रहते हैं। तो हमने भी उचित समझा कि हिमाचल प्रदेश में भी जो दोबारा से लॉटरी को शुरू किया जाए और उसके पैरामीटर्स जो हैं वो हमने तय किए हैं। जो वो लॉटरी होती है ना, सिंगल लाइन वाली लॉटरी है जो रोज़ खुलती है, वो नहीं खुलेगी, वो नहीं होगी। इसमें जो लॉटरी होगी कि बम्पर या 3-4 टाइप की लॉटरीज हैं, इसमें कि पूरा जो नॉर्म्स हैं वो हमने बनाए हैं, साथ की जाएगी। और अभी एक्सपेक्टेड ये है कि जो रेवेन्यू है वो हमने एक्सपेक्ट किया अराउंड अबाउट 10 करोड़ जो है वो सालाना हमको आएगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे और चीज़ें इम्प्रूव होगी तो 100-150 करोड़ तक जो है लॉटरी से हम हिमाचल की इनकम। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के सरकारी लॉटरी शुरू करने की, हिमाचल सरकार ने जो दोबारा शुरू करने की तैयारी की है उसका विरोध जताया है। ये लेटर जारी किया गया। उन्होंने इस विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर वित्त विभाग की ओर से ये जो ई टेंडर को जो जारी किया गया उसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। ये ई टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के लिए सोल सेलिंग एजेंट्स नियुक्त करने के संबंधित है। अनुराग ठाकुर ने पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दशक से अधिक समय से लॉटरी पर प्रतिबंध लागू रहा है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने वर्ष 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने लॉटरी दोबारा शुरू किए जाने के बाद इस पर फिर से रोक लगा दी थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में लॉटरी दोबारा शुरू करने से पहले इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि लॉटरी हिमाचल सरकार शुरू करने जा रही है, जिससे कि इनकम होगी, लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ेगा। लोग जो कमाते हैं वो सीधा इसी में गवा देंगे। इसकी मांग जो है वो की जा रही है। तो अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, सरकार का क्या तर्क है और विपक्ष का क्या तर्क है? सिंगल डिजिट लॉटरी नहीं होगी, कौन सी लॉटरी होगी, और विपक्ष का क्या इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं? दोनों के तर्क समझाएं। और देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि दीपावली से हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम एक बार फिर शुरू हो सकता है। और राज्य सरकार पहले ही इसे लेकर जो एसओपी है, जो इसकी विस्तृत नियमावली है, वो जारी कर चुकी है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि जब जो कम से कम 2 दशक पहले जब लॉटरी को बंद किया गया था, तो उस समय उसके पीछे की वजह यह थी कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर परिवार की सारी दौलत संपत्ति जो है वो लॉटरी खरीदने में ही जो है वो गवा दी थी। और इसी के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि इस तरह लॉटरी को नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बार फिर लॉटरी सिस्टम के साथ वापस आ रही है और सरकार का यह तर्क है कि इससे न सिर्फ राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शुरुआती दौर में 10 करोड़ रुपए तक की कमाई की बात की जा रही है और आने वाले सालों में इसका जो पूर्वानुमान है वो तकरीबन 150 करोड़ रुपए तक का है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ही की थी। और उस वक्त ये डाटा सामने निकल कर आया था कि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब इससे 225
करोड़ रुपए की सालाना कमाई करता है। पूरे देश में जो केरल राज्य है वो सबसे ज्यादा लॉटरी से कमाई करता है। अब जो हिमाचल प्रदेश में नियमों की बात कही जा रही है कि न्यूनतम जो लॉटरी होगी वो 2 रुपए से शुरू होगी और इसके अलावा एक दिन में 12 लॉटरी अधिकतम बेची जा सकेगी। साल में 3 बार बम्पर लॉटरी होगी और इसके अलावा जो इसमें जो लॉटरी बेचने वाले लोग होंगे उनके लिए कम से कम 2 साल का अनुभव, 5 लाख रुपए की बोली लगानी होगी और कम से कम 2 करोड़ रुपए का जो बयाना है वो राज्य सरकार के पास जमा कराना होगा। और अतिरिक्त बयाना अगर जमा कराना है तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। और जो डायरेक्टरेट ऑफ लॉटरीज है जो कि वित्त विभाग के तहत काम करेगी वो इस पूरी बात पर नजर रखेगी। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि किसी तरीके से भी कोई जबरदस्ती लॉटरी खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से लोग बर्बाद हुए, लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई, वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय था और आने वाले वक्त में जो प्रदेश के युवा हैं कहीं ऐसा ना हो वो लॉटरी के चुंगल में फंस जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर विषय चिट्टे को लेकर रखा और कहा कि रोजाना हम पढ़ते हैं कि कितने ज्यादा युवा जो है वो चिट्टे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार अब एक नया लॉटरी सिस्टम लेकर आएगी तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को एक गलत दिशा देने वाला है। लेकिन सरकार का तर्क है कि जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, वहां पर भी लंबे वक्त से लॉटरी सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में ये तर्क देना कि ये जनता को गलत दिशा में ले जाएगा, विशेष तौर पर युवाओं को, ये एक गलत तर्क है। और मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि नियमों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लॉटरी को लेकर अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। नितिन, तो सरकार का अभी तक क्योंकि टेंडर भी हो चुके हैं तमाम चीजें, तो क्या लगता है कि इस दिवाली तक तमाम चीजें शुरू कर देगी सरकार? देखिए, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के मुताबिक अगर उनकी बात को माना जाए तो उनका यही कहना है कि दीपावली से राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो लॉटरी सिस्टम है उसे शुरू किया जाए। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अधिकतम 12 लॉटरीज रोजाना की होंगी और साल में 3 बम्पर लॉटरीज होंगी और इसके लिए बाकायदा डिपोज खोले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको बस स्टैंड में आकर लॉटरी बेचने लग जाए या फिर आपके घर पर आकर लॉटरी बेचने लग जाए। इस तरह का सिस्टम राज्य सरकार की ओर से नहीं होगा। इसके लिए एक विशेष स्थान होगा जहां पर आदमी जा सकता है और लॉटरी को खरीद सकता है। हालांकि राज्य सरकार के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि लॉटरी के नाम पर जनता के साथ फ्रॉड ना हो और जो विपक्ष की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो, विशेष तौर पर युवाओं की दृष्टि से कि कहीं गर्त में फंसते चले जाएं लॉटरी के, वो भी राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश में सिर्फ राजस्व कमाने की दृष्टि से और सिर्फ जो जनता है उनको भी इसका लाभ हो, कोई इसकी गर्त में ना फंसे, कोई नकारात्मक असर ना हो, यह भी सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। नितिन, इसमें अंकुश आमतौर पे देखा जाता है कि मान लीजिए किसी गांव में किसी एक ही करोड़ रुपए लॉटरी निकलती है या कुछ लाख में निकलती है, तो फिर उस गांव के तो लगभग सारे ही लोग फिर लॉटरी खरीदने लग जाते हैं कि उनका भी कभी नंबर निकलेगा, लेकिन किसी एक का नंबर लगता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि एक अगर देखें, एक कोई मजदूरी करता है, 150 रुपया दिहाड़ी कमाता है, अगर वो दिन का 100 रुपया इसमें डाल देगा तो फिर आर्थिकी पर असर पड़ेगा। तो इनको लेकर कुछ पॉइंट्स बनाए गए सरकार की तरफ से कि ऐसा कुछ होता है तो ये हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए नितिन, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपकी ओर से पूछा गया है कि अगर किसी एक शख्स को लॉटरी लग जाए तो फिर दूसरा शख्स लालच में कहीं ज्यादा लॉटरीज ना लेने लगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक शख्स कई अलग अलग लोगों के नाम पर लॉटरीज खरीदता है और वो फिर इसकी गर्त में फंसता चला जाता है। यही विपक्ष की चिंता है, आम जनता की भी यही चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है इसकी गर्त में फंसे। और जो राज्य सरकार दावा कर रही है पहले 10 करोड़ और बाद में 150 करोड़ रुपए तक के राजस्व का, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी की जिंदगी छीन ले। और जिंदगी छीनने से भी बड़ी बात यह कि कहीं ऐसा ना हो कि कई लोगों के परिवार आर्थिक तौर पर दिवालिया इस लॉटरी की वजह से हो जाए। तो ये राज्य सरकार को नैतिक आधार पर भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सिर्फ नियमों के आधार पर ही नहीं बल्कि ये राज्य सरकार इस बात पर भी नजर रखे कि लोगों के घर परिवार जो है वो सुरक्षित रहें, कहीं इसकी गर्त में फंसकर कई लोगों के परिवार जो है वो आर्थिक तौर पर कंगाल ना हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई, यानी कि मान के चले तो पूरे हिमाचल में सरकारी छुट्टी रहेगी। कल की बात करें तो 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी इसमें खुला नहीं रहेगा। आमतौर पर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता था या कई जगह सिर्फ महिलाओं को छुट्टी होती थी, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में हर किसी को छुट्टी इसकी होगी जो कि सरकार से जुड़े हुए, चाहे स्कूल कॉलेजेस हों या सरकारी ओहदे हों। राज्यपाल को इस चीज़ के लिए संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है
और इससे पहले हिमाचल में रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को ही अवकाश मिलता रहा था। लेकिन अब नए अवकाश आदेश के मुताबिक यह अवकाश हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित संस्थानों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को रक्षाबंधन का पर्व मनाने की सुविधा देना है। क्यों आमतौर पर यह मांग की जाती थी कि महिलाओं को छुट्टी दे दी गई, लेकिन महिलाओं ने जिन्हें राखी बांधनी है वो काम पर होंगे, तो किस तरीके से पर्व मनाया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान हिमाचल सरकार की तरफ से किया गया। हमेशा बहनों को छुट्टी होती थी, बेटियां को छुट्टी होती थी। तो मैं आज जा रहा था तो उसमें ये लगा कि जिन भाइयों के पास रक्षाबंधन के लिए बहन ने जाना है और भाई अगर दफ्तर में गया तो पूरा दिन इंतजार करेंगे, और जो बहनें हैं वो बेचारी सुबह सुबह तैयार होकर भाई को राखी बांधने जाएंगे। तो इस त्यौहार की महत्वता को सोचते हुए और इस त्यौहार की बारे में सोचते हुए हमने कहा कि भाई बंधन होता है, रक्षाबंधन के साथ भाई बंधन की भाई का घर में ही ना मिले, अब दफ्तर चला जाए तो बहन पूरा दिन शाम तक इंतजार करती रहेगी। तो इसलिए हमने कल के पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी ऑफिस में सारे को स्कूल, कॉलेज सब में छुट्टी की घोषणा की है, ताकि आराम से निश्चित होकर बहन अपने भाई को राखी बांध सके और भाई जो उसके साथ प्रोमिस करता है और जो उसके साथ अपना भावनात्मक रिश्ता होता है उसका जो निर्वाह करता है उसका निर्वाह करे। थैंक यू। तो जहां पूरे प्रदेश में इस वक्त रक्षाबंधन को लेकर खरीदारी हो रही है, लेकिन ऊना में बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया। दरअसल पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है और इस विवाद के बीच बसोली पंचायत के महिलाओं, ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष रैली निकाली। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने मंदिर का संचालन वापस बसोली पंचायत को सौंपने की मांग उठाई है। रैली लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस से शुरू होकर मुख्य बाजार और रेड लाइट चौक से होते हुए एमसी पार्क पहुंची। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मंदिर का संचालन वापस नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने उपायुक्त ऊना से मामले को जल्द समाधान निकालने की मांग की। आपको बता दें कि ये मंदिर पहले पंचायत और गांव वालों के अधीन था, लेकिन अब अधीन नहीं रहा, तो इसलिए मंदिर बचाओ संघर्ष मोर्चा एक बनाया गया, जिसकी तरफ से लगातार रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। पीर निगाह मंदिर पीर बाबा का बहुत मशहूर मंदिर है, जहां पंजाब से और हिमाचल से खास करके ही संगत पहुंचती है। आपको पता ही है, जैसे हमें 10 दिन हो गए हैं एमसी पार्क में रोज धरना देते हुए, जिस कारण काफ़ी माताएं जो है वो बीमार भी हुई हैं। लेकिन अभी तक भी ज़्यादा जी ने हमारे बारे में आकर के पूछा नहीं है। उल्टा हमें हमारे प्रधान को बोला जा रहा है कि वो आकर के उनसे मिले। तो क्या विधायक से मैं इतनी बात पूछना चाहती थी, क्या जनता से वोट नहीं लेनी है? क्या वो जनता का विधायक पहले नहीं रह चुके हैं? तो अब उनको ये देखना है। और आपको जैसे पता है कल रक्षाबंधन भी है, जिस कारण हमारे गाँव में लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वो जो कार वगैरह होती है उसके ऊपर चले जाएंगे तो कुछ भाई बंधु वहाँ बिजी हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम सब ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के, पूरे दोनों मंडलों ने मिलकर के आज पूरी बसोली की जनता का साथ, आज हम रोज रैली जो है यहाँ से डीसी कॉलोनी से होते हुए हम नए बस स्टैंड तक निकाल करके इसको अपने एमसी पार्क में खत्म करेंगे। तो ये प्रदर्शन जो है वो कब तक जारी जो है? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। रुक कांगड़ा का करेगी। कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा में मातृ शिशु अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक अजय महाजन ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। महाजन ने कहा कि अस्पताल के मुद्दे पर शब्दों का खेल और राजनीति व समाजसेवी की नौटंकी बंद होनी चाहिए। नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल को लेकर दरअसल अजय महाजन ने कहा कि करीब 2 महीने के भीतर अस्पताल का उद्घाटन करने की बात कही गई है। अधूरे पड़े काम को पूरा कर जनता को सुविधा देने की तैयारी हो रही है, तब राजनीतिक बयानबाजी करना उचित नहीं है। तो वहीं शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटर्स की पुलिस के साथ शाम के वक्त झड़प हो गई। दरअसल शिमला पुलिस आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटर्स की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उठाकर लेकर गई थी। इस पर टैक्सी ऑपरेटर भड़क गए। इसके बाद एक महिला ऑपरेटर काफी देर तक सड़क पर लेटी रही। टैक्सी ऑपरेटर ने पुलिस की इसका विरोध किया।
तो त्योहारी सीजन में शिमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान मिठाई की दुकान में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बालूगंज का मामला है। बालूगंज बाजार में निरीक्षण के दौरान एक मिठाई की दुकान में गुलाब जामुन और रसगुल्ले की चाशनी में कॉकरोचेस पड़े हुए मिले। जो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं साफ आप देख सकते हैं। तो सुरक्षा की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से करीब 2 क्विंटल मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। मामले को स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने कहा कि उन्होंने संज्ञान भी लिया है और संबंधित दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द करने को और आवश्यकता पड़ने पर दुकान को सील करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिमला शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांटकर विशेष फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। ये टीमें औचक निरीक्षण और छापेमारी करेंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं भी निरीक्षण टीमों के साथ औचक निरीक्षण में शामिल होंगे। सीधे निर्देश है कि सबसे पहले उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इफ नीड भी अगर उनका रिपीटेड ऐसी प्रकार की उनकी भूमिका है, साथ उनका इतिहास है, तो उनको शायद ये जितने जो काम जहाँ कर रहे हैं वो भी सील करने की तरफ हम हुक्म दे देंगे। परंतु उनके इमीडिएटली लाइसेंस रद्द कर दिए जा रहे हैं और ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस प्रकार कुछ एक एलिमेंट जो हम पे अंदर आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे लोगों को शिमला में काम करने से की कार्यवाही पूर्ण तरह से बंद की जाए। तो कल रिश्तों का पर्व है और इस मौके पर महिलाओं के लिए एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की यात्रा पूरे हिमाचल में, हिमाचल के बाहर भी जहां एचआरटीसी की बसें जाएंगी, निःशुल्क रहेंगी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी ने महिलाओं के लिए विशेष सुविधा का ऐलान किया है। एचआरटीसी मंडल धर्मशाला के डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि 28 अगस्त को यानी कल हिमाचल प्रदेश के भीतर चलने वाली सभी ऑर्डिनरी बसों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी सुबह से शाम तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं की यात्रा आरामदायक, सुविधाजनक और सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी डिपो में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नगरोटा, बगवां, चंबा, पालमपुर, धर्मशाला, बैजनाथ, पठानकोट और जोगिंद्रनगर सहित विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। यात्रियों को किसी भी समस्या के तत्काल समाधान के लिए संपर्क सूत्र भी जारी किए गए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें मुख्य कार्यालय से आदेश आ गए हैं और हमने धर्मशाला मंडल के तहत जितने हमारे आरएम्स हैं उन्हें आदेश पारित किए हैं कि जैसे मुख्य कार्यालय से आदेश आए हैं कि जितनी 28 तारीख को 28 अगस्त को हमारी जितनी हिमाचल के अंदर जितनी ऑर्डिनरी बसें चलती हैं वहां पर सनराइज से सनसेट तक जो है महिलाओं के लिए जो बस फैसिलिटी रहेगी बिल्कुल फ्री रहेगी। और हर वर्ष की भांति हर बार इस बार भी हमने यही कोशिश करेंगे कि जो महिलाओं को फ्री ट्रैवल है उनका आरामदायक रहे, कन्वीनियंट रहे, सेफ रहे। और उसके लिए हमने जो है जितने हमारे डिपोज हैं वहां पर हमने नोडल अफसर जो है वो लगा दिए हैं। तो रक्षाबंधन को लेकर पूरे हिमाचल में बाजार सजे हुए हैं। बिलासपुर जिले की बात करेंगे। बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए हैं। बिलासपुर, घुमारवी, झडूता, नैना देवी और इस तमाम राखियां जो हैं उनकी डिमांड दिख रही है। अम्बाला, लुधियाना और चंडीगढ़ में भी जो बनी राखियां हैं उनकी खूब डिमांड दिख रही हैं। सावन माह के चलते रुद्राक्ष, शिवलिंग और चंदन की राखियां खूब बिक रही हैं। लोगों को पसंद आ रही है। तो वहीं बच्चों को उनके कार्टून कैरेक्टर्स के हिसाब से, चाहे छोटा भीम हो या मार्वल्स के हों, गणपति, लड्डू गोपाल, खाटू श्याम की राखियां लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों का असर हालांकि इस बार बाजार में जरूर दिख रहा है और महंगी चांदी की राखियों की डिमांड थोड़ी इस बार कम हुई है। दुकानदारों के मुताबिक दूर रहने वाले भाई बहनों तक राखियां पहुंचाने के लिए पोस्ट और कुरियर की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि हर साल आमतौर पर चांदी की राखियों की डिमांड बहुत होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी कम नजर आ रही है। बाजार में भैया सुबह से चहल पहल है, बड़ा अच्छा काम है और बस बच्चों की कलेक्शन ज्यादा हो रही है। बाकी राखी तो आपको पता है ये तो बड़ा अच्छा त्योहार है, भाई दूज, जो हमारे सभी जगह मतलब इंडिया में मनाया ही जाता है। तो इसलिए राखी तो
आपको पता है, सब लेंगे ही। सुबह से चल रहा है अच्छा। इस बार भाई बच्चों की स्पेशल है, जैसे स्पाइडरमैन वगैरह, और आपकी ये लाइट वाली होगी राधा कृष्ण, और गणेश जी हो गए, खाटू श्याम जी। बाकी स्पेशल आपको पता ही है कि अच्छी अच्छी राखियां हैं। कहाँ ऑनलाइन भैया, जो मतलब कि आज टाइम है ना, इससे 10 दिन पहले ऑनलाइन चली गई है राखी। जैसे किसी ने फौरन भेजनी है, 15-20 दिन पहले शुरू हो गया था मार्केट का। तो भैया ये नीचे से भी लेके आते हैं, जैसे चंडीगढ़ वगैरह, अंबाला, और लोकल भी हमारे यहाँ पे है। तो इस बार के रक्षाबंधन पर अलग अलग राज्यों में महिलाओं को खास गिफ्ट दिए जा रहे हैं। कहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है, तो कहीं आर्थिक मदद और शगुन का ऐलान हुआ है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में भी राखी के मौके पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा सुविधा दी जा रही है। और क्या कुछ चीजें हो रही है, देखिए रक्षाबंधन पर बहनों को क्या क्या सरकारी गिफ्ट मिले हैं इस रिपोर्ट में। राखी का त्योहार करीब है। बहनें भाई की कलाई पर प्यार की डोर बांधने को तैयार हैं और इसी बीच सरकारों ने भी अब बहनों के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया है। कहीं बस का किराया 0 तो कहीं शगुन की रकम सीधे खाते में। यानी इस बार राखी पर सफर भी आसान और सरकार की सौगात भी खास है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत बड़ी सौगात दी जाएगी। दिल्ली में सौगात। लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सौगात। योजना में 2500 रुपए की आर्थिक सहायता। पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। वहीं हरियाणा में बहनों के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी खास सुविधाएं दे दी हैं। हरियाणा में सौगात। रोडवेज की तरफ से खास सुविधा। हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा। महिलाएं सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। 2 दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा रहेगी। साथ ही साथ हरियाणा में अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड मिलने की भी खुशखबरी है। अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड, एक्टिवेट हैप्पी कार्ड का वितरण। मार्च 2024 से हैप्पी कार्ड योजना जारी। अंत्योदय परिवारों को योजना में सुविधा। हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा मिलेगी। 1 साल में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा। कार्ड एक्टिवेट करने का शुल्क 50 रुपए। 1 लाख वार्षिक आय होने वाले इसके पात्र हैं। अटल सेवा केंद्र से कर सकते हैं आवेदन। कार्ड गुम होने या खराब होने पर 310 रुपए फाइन लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अब रक्षाबंधन से ठीक पहले हम प्रदेश के 3,53,000 से अधिक रसोइयों के लिए 4 नए उपहार दिए हैं। रक्षाबंधन पर योगी का गिफ्ट। मानदेय वृद्धि। 2000 का मानदेय बढ़ाकर 3000 किया। आर्थिक सहायता। रसोइया के परिवार को 2 लाख का सुरक्षा कवर। कैशलेस चिकित्सा। रसोइया और उनके परिवार को साल भर में 5 लाख का कैशलेस इलाज। परिधान भत्ता। ड्रेस के लिए राशि 500 से बढ़ाकर 1000 की गई। राजस्थान में भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा का ऐलान किया गया है। राजस्थान में सौगात। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को मुफ्त यात्रा। साधारण और एक्सप्रेस बसों में सुविधा। अब बात मध्य प्रदेश की करें, जहां लाडली बहनों के लिए राखी का तोहफा अलग अंदाज में आया है। मध्य प्रदेश में सौगात। मध्य प्रदेश सरकार का महिलाओं को रक्षाबंधन तोहफा। लाडली बहना योजना में 2500 रुपए का शगुन। महिलाओं को अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत हर महीने मिलते हैं 1500 रुपए। रक्षाबंधन पर कुल 1750 रुपए मिलेंगे। बिहार में सरकार ने राखी पर सिर्फ आर्थिक या यात्रा सुविधा ही नहीं, बल्कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर भी फोकस किया है। बिहार में सौगात। बिहार में महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा। सरकार ने शुरू की पुलिस दीदी पहल। स्कूल कॉलेजों के बाहर तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी। स्कूटी और मोटरसाइकिल से करेंगी निगरानी। इंडिया पोस्ट की तरफ से राखी भेजने पर छूट। राखी भेजने पर स्पीड पोस्ट में 10% छूट। रक्षाबंधन के मौके पर पंजाब सरकार ने महिलाओं और माताओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। पंजाब में सौगात।
मावाधियां सत्कार योजना के तहत मानदेय जारी होगा। महिलाओं के खाते में 3 महीने का बकाया भत्ता आएगा। रक्षाबंधन के दिन राशि ट्रांसफर करने का ऐलान। राखी बम्पर 2026 लॉटरी भी की गई लॉन्च। पहला इनाम 7 करोड़ रुपए 29 अगस्त को ड्रॉ। उत्तराखंड में भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी। तो एक नजर में देखिए रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात, फ्री बस सेवा की डिटेल्स। उत्तर प्रदेश 27 से 29 अगस्त तक फ्री बस यात्रा। हरियाणा राखी और एक दिन पहले मुफ्त बस यात्रा। पंजाब रक्षाबंधन पर रोडवेज में मुफ्त बस यात्रा। राजस्थान राखी के दिन फ्री बस यात्रा। उत्तराखंड 28 और 29 को फ्री बस रहेगी। बिहार 28 अगस्त पटना सिटी बस सर्विस और राज्य परिवहन के विशेष रूट पर। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है और इस बार कई राज्यों की सरकारों ने इस सफर को आसान बनाने की कोशिश की है। कहीं फ्री बस यात्रा, कहीं शगुन, कहीं आर्थिक मदद और कहीं सुरक्षा का भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल प्रदेश की खबरों के बुलेटिन में आज इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे अन्य हिमाचल की खबरों के साथ। धन्यवाद।